हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 9 के लिए है, ठीक है, जो कोशिका से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जीव विज्ञान है ये क्लास 9 के लिए। जो चैप्टर है आपका वो पहला है, यानी कि अगर हम बात कर लें तो आपके NCERT के हिसाब से चैप्टर 5वां है, ठीक है। लेकिन हम जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो जीव विज्ञान की आपने जो है उसकी पूरी डिटेल आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा। अब जो ये जो दूसरा वाला है, मतलब जो आज से स्टार्ट होने वाला है चैप्टर है, तो ये चैप्टर क्या करना है, इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है कि ये जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात हम करते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। तो जीवन की मौलिक इकाई है क्या चीज़? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मौलिक इकाई क्या होता है। क्या समझते हैं? मौलिक इकाई क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, यानी इस पूरे संसार में, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर ठीक है, अर्थ पे जितने भी जीव हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो सजीव हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो निर्जीव हैं, ठीक है। जितने भी वस्तुएं हैं या फिर जीव हैं, कुछ निर्जीव कुछ सजीव हैं। अब आपको अगर हम बताएं कि जैसे यहाँ पे कहा इस चैप्टर का कि जीवन की मौलिक इकाई, आपके जीवन में यानी आपके पूरे शरीर में सबसे जो है इकाई, मतलब मौलिक इकाई कौन है? तो आपका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोशिका को हम अगर जोड़ें, अपने एक शरीर की कोशिका को अगर हम जोड़ें तो आप अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि जैसे इकाई यहाँ पे कहा, यूनिट क्या होता है समझिए। जैसे आप दीवार बनाते हैं, दीवार बनाने के लिए आप उसमें ईंट को लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें मसाला भी लगाते हैं, लेकिन मेन भूमिका किसकी होती है? ईंट की होती है। उसी प्रकार से आपके शरीर में मेन भूमिका किसकी होती है? कोशिका की होती है, यानी कि सेल की होती है। किसकी होती है? सेल की, यानी कि कोशिका की होती है। तो सेल को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सजीव निर्जीव, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अभी सेल के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले हम डिटेल में थोड़ा इसको हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सजीव होते हैं, तरह के लोग मतलब समझ रहे हैं ना, सजीव। दूसरा है आपका निर्जीव, निर्जीव, ठीक, जिसको बोलते हैं लिविंग, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब हम इसको समझ लेते हैं कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। आप जानते हैं कि निर्जीव में कोई भी चीज़ क्या होता है, मतलब उसमें कोई भी गमन की प्रक्रिया नहीं होती है, कोई भी जैव प्रक्रम नहीं होता। किसमें? निर्जीव में। जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप मेरा मतलब मार्कर हो गया, क्या इसमें श्वसन की प्रक्रिया हो रही है? गति कर रहा है? नहीं कर रहा, तो आपका क्या होगा? ये निर्जीव होगा। ये आपका क्या होगा? निर्जीव होगा। लेकिन जो सजीव होगा उसमें क्या होगा? श्वसन की प्रक्रिया होगी, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होगी, उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, मतलब बहुत तरह की प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। उसको दर्द भी होगा, ये सजीव में आएगा। तो क्या होगा?
इसमें आप लिखेंगे कि सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है, पोषण करते हैं, ठीक है, या फिर पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, परिवहन होता है, ठीक है, बाकी ETC बहुत होते हैं, तो गमन भी होता है, गति भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात कर लें तो सजीवों की जो है इकाई कौन होती है, तो सजीवों की इकाई की अगर हम बात करें, किसकी, सजीवों की इकाई की अगर हम बात कर लें तो सजीवों की इकाई क्या होता है, तो वो होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका यानी कि सेल। क्या होता है, सेल यानी कि कोशिका होता है। ये सजीवों की इकाई होती है। अब सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहा जाता है, तो कोशिका जो है सभी सजीव, कोशिका किसे कहते हैं, आप समझिए कि इसको संरचनात्मक ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, या कार्यात्मक जो भी कह सकते हैं आप, संरचनात्मक, ठीक है, या रचनात्मक जो क्रियाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा आप लिखिए, आप हेडिंग डालिए पहला, कोशिका यानी सेल। अब कोशिका किसे कहते हैं, तो सभी जीवों का, सभी जीवों जो होते हैं, सभी जीव एक रचनात्मक एवं कार्यात्मक, एक रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से बने होते हैं। एक रचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कि रचनात्मक और क्रियात्मक या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से जो भी सजीव होते हैं, जो बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। अब अगर हम बात कर लें, कोशिका पढ़ने से पहले हमको पढ़ना यह है कि कोशिका होता किसमें है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके शरीर में पूरा क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। आपके पूरे शरीर में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है। आपके पूरे शरीर में क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा होता है। ठीक, अगर हम प्रोटोप्लाज्मा की बात कर लें, यानी कि जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य की, तो ये जीव द्रव्य होता क्या है, इसको हम पहले समझते हैं, है ना। जीव द्रव्य में आपके कोशिका स्थित होते हैं। जीव द्रव्य में क्या होते हैं, कोशिका स्थित होते हैं। अब कोशिका के अंदर भी जीव द्रव्य होता है, उसके केंद्रक में भी जीव द्रव्य होता है। ठीक है, यानी जीव द्रव्य क्या होता है, ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, गाढ़ा, क्या होता है, ये गाढ़ा तरल रंगीन, ठीक है, गाढ़ा तरल रंगीन और पारभासी, क्या होता है, पारभासी लसलसा होता है। पारभासी लसलसा होता है। ठीक है, यानी आपकी जो कोशिका होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है, तो ये इस तरह से मुलायम क्यों, इसके अंदर जो है वो जीव द्रव्य भरे हैं। इसके अंदर क्या भरे हैं, जीव द्रव्य। जैसे आपकी आंख है, तो आंख में पानी टाइप भरा होगा तो वो जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, वो द्रव्य भरा होता है, यानी कि वो जीव द्रव्य होता है, वो जीवित रहता है तो जीव द्रव्य होता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले प्रोटोप्लाज्मा की, तो प्रोटोप्लाज्मा के इसका नामकरण किसने किया था, यानी
जीवद्रव्य नाम किसने दिया था? जीवद्रव्य नाम जो है पुरकिंजे, किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। इनका नामकरण यानी जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य का नामकरण किया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण किस सन में किया था, तो भैया वो है 1839 में। कब किए थे? 1839 में पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का जो है नामकरण किया था। अब क्या होता है, जीवद्रव्य जो है गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, तो जानते ही हो। जीवद्रव्य को जो है भौतिकी क्या कहा जाता है? भौतिक आधार कहा जाता है। अगर हम बात करें, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। जीवद्रव्य को क्या कहा जाता है? भौतिक आधार कहा जाता है। किसका आधार? जीवन का। किसका? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है। ये द्रव्य को यानी कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि मौलिक इकाई कौन है, तो कोशिका। अगर जीवद्रव्य पूछ लेगा जीवद्रव्य का जीवन का, ठीक है, भौतिक आधार कौन है, तब क्या होगा? जीवद्रव्य होगा। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब जीवद्रव्य में क्या होता है कि ये दो भागों में होते हैं। कितने भाग में होते हैं? दो भाग में होते हैं। जीवद्रव्य जो है दो जगह पे पाए जाते हैं। अगर हम बात कर लें तो दो भागों में या फिर दो जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है। जीवद्रव्य कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दो भागों में पाए जाते हैं। देखो कितने भाग? दो भाग। ठीक है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहला भाग जो है आपका वो है कोशिका द्रव्य। दूसरा है आपका केंद्रक द्रव्य। दूसरा आपका क्या है? केंद्रक द्रव्य। पहला आपका है कोशिका द्रव्य। अब यहां बात यह है कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखो भैया, इस वाले में ये जो द्रव्य होते हैं वो कोशिका झिल्ली। किसकी झिल्ली? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। पहला क्या है? कोशिका द्रव्य जो होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है। साइटोप्लाज्मा जो होता है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के अंदर जो है ये द्रव्य पाए जाते हैं। कौन? साइटोप्लाज्मा इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका हो गई। अब कोशिका के नीचे जो है द्रव्य पाए जाते हैं और केंद्रक के अंदर भी पाए जाते हैं। अभी देखो केंद्रक द्रव्य है ना, तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, इसको देखते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा की अगर हम बात कर लें तो न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है ये कहाँ होता है? ये केवल इसके नाम से ही है, ये केवल केंद्रक के अंदर होते हैं। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर केवल ये पाए जाते हैं। कौन? केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होते हैं, यही
पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य में कुछ अनुपात भी होते हैं, तो उसको देख लेते हैं, या उसके कुछ भाग भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बटे होते हैं। चलिए जीवद्रव्य को देखते हैं, है ना। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, या ठीक है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि 90% क्या होता है, 90%, सॉरी 90 नहीं 99%, 99% भाग, 99% भाग में कुछ चार तत्व होते हैं। क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं। इस 99% भाग में क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं। क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं। 99% भाग में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अब उस तत्व का नाम अगर हम जाने तो चारों का, तो देखिए भैया इस प्रकार से है उन चारों का नाम, ठीक है। पहले का जो नाम है, पहले तत्व का, उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है, ऑक्सीजन O2। क्या नाम है, ऑक्सीजन यानी कि O2। दूसरे का नाम है कार्बन यानी कि C2। दूसरे का क्या नाम है, कार्बन यानी C2। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे का क्या नाम होगा, ठीक है। तीसरे का नाम जो है वो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, H2। अब चौथे का नाम क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। चौथे का नाम क्या है, नाइट्रोजन, N2। अब बात आता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 2.5% है। कितना है, 2.5% है। और हाइड्रोजन कितना है, 10% है। हाइड्रोजन कितना है, 10% है। उसके बाद है कार्बन कितना है, तो कार्बन है आपका 10.5%, 10.5%। उसके बाद है आपका ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन है 76%, 76%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, इस जीव द्रव्य में, ठीक है, चार तत्व होते हैं। वे जो चार तत्व हैं वे 90% भाग में होते हैं। अब चार तत्वों का नाम क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अब जो है इस 90% में कुल कितने कितने भाग हैं, तो ऑक्सीजन है 76% और कार्बन है तो कितना है 10.5%। उसके बाद है हाइड्रोजन 10%, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन 2.5%। ये इतना हो गया, ठीक है, ये नाम हो गया। फिर उसके बाद जो है इसमें 80% भाग जल है। 80% भाग क्या है, जल है। अगर हम बात करें इस जीव द्रव्य में 80% क्या है, जल है, H2O। 80% क्या है, जल है, H2O है। जब 80% इसमें जल है तो इसमें जो है अनुपात होना चाहिए कुछ, ठीक है। इस जल में कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। इस प्लाज्मा में क्या होता है, अकार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक अनुपात होता है, जिसको 81 अनुपाते
19 के अनुपात में देखने को मिलता है। मतलब इतने अनुपात में क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक इतने अनुपात में ये इसमें भरे होते हैं। ठीक है, अब जब इतना आपने जान लिया तो कोशिका के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? सेल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब हम कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक जो है आराम से पढ़ते अब चलेंगे। चलिए कोशिका के बारे में जान लेते हैं अब। तो देखो भैया, कोशिका की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कोशिका की। ठीक, यानी कि सेल की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? कोशिका यानी सेल। ठीक है, अब है इस कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, साइटो। क्या नाम है? साइटो। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। क्या है? कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। उसके बाद ये जो साइटो होता है, अब हम समझते हैं कि कोशिका का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, इसको देख लेते हैं। तो कोशिका की खोज अगर हम बात करें, क्या बात करें? खोज की। ठीक है, यहाँ पे लिखना अध्ययन। तो कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है इसकी खोज की थी, यानी कि इसको इन्होंने दिया था। ठीक है, कोशिका नाम दिया था, या फिर इसके जनक कहे जाते हैं, या इनके पिता कहे जाते हैं। कोशिका के पिता कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में इन्होंने इसको खोजा था, इसका नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि कोशिका को सबसे पहले देखा किसने था? तो क्या होगा? सबसे पहले देखा किसने? तो पहले देखा मतलब किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने देखा था। किसको? कोशिका को देखा था, लेकिन वे पूर्ण रूप से जो है उस पे एक्टिव नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद जब एंटोन वान ने, ल्यूवेनहॉक ने देखा था, तो वे किस चीज का देखे थे? जीवित। यानी आपसे यही पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज भी की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज भी की थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें सबसे लंबी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लंबी की, तो किसकी होती है? अगर हम बात कर लें छोटी की, तो किसकी होती है? उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा,
बड़ा किसका? अब समझिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीव से हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लाज्मा टाइप हैं। सबसे छोटी की बात किया है तो वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है, ध्यान देना। अब उसके बाद कहा है सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी कौन है? तो सबसे लंबी है तंत्रिका तंत्र। कौन है? तंत्रिका तंत्र है। सबसे लंबी कौन है? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है उसकी सबसे लंबी होती है। समझिएगा, लंबा और बड़ा का मतलब क्या होता है कि जैसे कह दिया जाए लाल किला, ठीक है, लाल किला बहुत बड़ा है, तो लाल किला पूरे मतलब बहुत जगह लेके बड़ा है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, टावर समझ लेते हैं। टावर बहुत लंबा है, टावर बहुत लंबा, तो टावर क्या होता है? कम जगह में बहुत दूर तक होता है। लेकिन लाल किला क्या है? वो बहुत ही दूरी पे मतलब विकसित है। तो लंबा और बड़ा का मतलब समझ में आया। अब उसके बाद है सबसे बड़ा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है सबसे बड़ा होता है कोशिका, ठीक है। उसके बाद है इसमें तंत्रिका तंत्र हो गया, कोशिका जीवित कोशिका एंटोनी वान लीवेनहॉक हो गए, ठीक है, खोज भी हो गया। फिर उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका में क्या होता है? एक सिद्धांत निकलता है। क्या निकलता है? एक सिद्धांत निकलता है। क्या निकलता है? एक सिद्धांत निकलता है। अब कोशिका में जो है एक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब ये कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, इसको समझते हैं। तो स्वीडन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने। स्वीडन और स्वान ने इसको दिया था। कब इन्होंने दिया था? तो 1838 से 39 के बीच में। बीच में नहीं, 1838 से 39, 1838 से 39 ईस्वी में इन्होंने दिया था, ठीक है। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत ये कहता है कि नई कोशिका का निर्माण, कि इसमें नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाया। मतलब ये जो कोशिका सिद्धांत है, अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत में ये नहीं सिद्ध हो पाया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये सिद्ध नहीं हो पाया था। ये जो सिद्धांत दिया गया था, इन दोनों ने दिया था, स्वीडन और स्वान ने, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में क्या किया गया था कि उसमें ये नहीं बताया गया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था राडोल्फ विर्चो, ठीक है। अब राडोल्फ विर्चो जो थे, अगर हम बात करें, राडोल्फ कौन है? राडोल्फ विर्चो। राडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? इन्होंने 1855 में, राडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या किया?
1855 में कोशिका विभाजन होती है। 1855 में कोशिका विभाजन करती हैं या फिर होती है। इन्होंने ये बताया कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो नई कोशिका का जन्म होता है। तो कोशिका जब विभाजित होती है तो विभाजन के बाद जो पुरानी कोशिका होती है, कौन कोशिका? पुरानी कोशिका यानी कि प्राचीन कोशिका, उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कोशिका सिद्धांत की बातें, कि कोशिका सिद्धांत में मतलब कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो पहली बातें ये कही गई हैं कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। पहला क्या कहा गया है? सभी जीव कोशिका या उसको रब करना पड़ेगा, कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। एक क्लियर हुआ। साथ साथ लिखते भी चलना और समझते भी चलना। ठीक है, नहीं तो चीज़ें छूट जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा पहला। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है उस कंडीशन में? तो दूसरे में क्या होता है? सभी जो कोशिका होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिका से बनती हैं। तो आप लिखेंगे सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनी होती हैं। फिर तीसरा क्या करेंगे? अब तीसरा वाले में क्या कहेगा ये हमको जानना है। तो तीसरे वाले में कहता है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक का जो है भूमिका बहुत ही मुख्य माना जाता है। तो आप लिखेंगे कोशिका का निर्माण जिस इसमें क्या होगा? अब जिस क्रिया से होता है, जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक का मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, यहाँ तक की टॉपिक ये क्लियर होती है। उसके बाद की जो टॉपिक है वो हमको क्या पढ़ना है? उसके बाद की जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि यहाँ मतलब कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट रीडिंग लगा दीजिएगा कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नए तरीके से नए अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।